अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से लेट्स टॉक विद विलिंग वेज के साथ मैं हूं मोहसिन नवाज़। मैं हूँ जहारा। और शो आपके लिए लाए हैं लेट्स टॉक विद विलिंग वेज। एवरी सैटरडे हम आपके लिए इस शो पर बातचीत करते हैं, ऐसी बातचीत जो कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और मसाइल को हल करने की स्किल्स को डेवलप करने की बातचीत है। बातें होती हैं आपकी ज़ात की, आपके प्यारों के बारे में और आपकी ज़िंदगी के बारे में, और हम और आप मिलकर सोच विचार के इस अमल में हिस्सा लेते हैं। आपका फ़ीडबैक आता है, आपकी कॉल्स, आपके मैसेजेस और आपके रिस्पांस का बेहद शुक्रिया, जिसमें आप बहुत हौसला बढ़ाते हैं और हमें बताते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो आपका जो फ़ीडबैक है उसका रिफ्लेक्शन होता है, और आप हमें कई दफ़ा बहुत अच्छी तजावीज़ से भी नवाजते हैं। आपका बेहद शुक्रिया। तो जहारा आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम के जो शो में हमारी बहुत सारी बातें थी, जी काफ़ी वो पसंद की गई। ख़ास तौर पे उसमें जो एक टॉपिक पे डिस्कशन किया आपने खसूसी तौर पे कि हम जो कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे कुछ सेव कर रहे होते हैं, तो उसमें जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं अगर वो डिफ़ाइन हो तो हम ज़्यादा ज़िंदगी का मज़ा ले सकते हैं। जी जी। तो उसको तो बेहद पसंद किया गया। बहुत फ़ीडबैक आया, और यानी कि वीडियो के कुछ ऐसे क्लिप्स थे, जैसे एक के कोई 25,000 से ज़्यादा व्यूज़ हुए, एक दूसरी वीडियो के 15,000 से ज़्यादा, और मुख्तलिफ जो कमेंट्स थे उसमें भी फिर मज़ीद बातचीत चलाई हुई थी। तो ये बहुत अच्छा फ़ीडबैक है, क्योंकि आज के दौर में जबकि आप देखें कि हर रोज़ नए अच्छी बात करने वाले लोग मार्केट में आ रहे हैं, तो ऐसे में किसी एक काम को जो कि टाइम टेस्टेड काम है, उसके हवाले से लोगों का हमारा हौसला बढ़ाना बहुत ही अच्छा है। जी जी। सच पूछे तो बहुत खुशी होती है कि जब पाकिस्तान के बाहर से बेशुमार वो लोग हैं जो कि अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं और अपने एतमाद का इज़हार करते हैं कि वो कितने सालों से, कितने अरसा से हमें जानते हैं, और हमसे वो अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जब लोग कोई मसला डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो जी समझें कि अब वो वाकई ही में जी। बस बेबस हैं। क्योंकि मसला डिस्कस करने से पहले जब भी किसी दूसरे से किया जाता है जी तो उससे पहले हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि इस मसले को हमें किसी से डिस्कस ना ही करना पड़े और इसका हल निकल आए। मसला डिस्कस करने की नौबत आना दरअसल उस मसले का काफ़ी बढ़ जाना है। जब उस मसले के बारे में बात करते हैं, जैसे जहारा ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि एक्चुअली मसले को डिस्कस करने की करेज हासिल कर लेने की नौबत जब आती है ना, तो तब तक काफ़ी पानी सर के करीब करीब पहुंच चुका होता है। जी जी। और फिर आप उस मसले के बारे में जब बात करते हैं, तो बात करने में भी आप सोच विचार के बाद काफ़ी वक्त लगा देते हैं। बाज़ औक़ात उस मसले को ऑन द टेबल रखना, अंडर द कारपेट वो होता है, उसको निकाल के सामने ला के रखना बड़ा मुश्किल काम है। जी जी। लेकिन जो उसका सलूशन है ना, प्रॉब्लम का सलूशन जो है, वो पहला कदम यही चाहता है कि वो सामने आ जाए, और दूसरा कदम चाहता है कि उस पर बात होना शुरू हो जाए। एग्जैक्टली। और जब हम कहते हैं कि अब हमने मसला रख दिया है, जनरली आपने भी ये नोट किया होगा, जी तो जो मसला रख रहा होता है आपके सामने, तो कहीं ना कहीं पे उसके अंदर ये भी ख्वाहिश होती है कि अब इस मसले का जो हल है ना, ये मेरी पसंद का होना चाहिए। जी जी। ये बहुत बहुत देखने में आता है। जी। और जी लेकिन जब आप मसला किसी एक्सपर्ट के सामने रखते हैं, तो फिर तो आपको ऑब्वियसली फॉलो करना पड़ता है। और मसला हल क्यों नहीं होता एक्सपर्ट के पास आने से पहले, तो उसकी वजह ये होती है कि आप जब भी अपने मसले को किसी के सामने रखते हैं तो आपने उसका हल भी साथ ही देना होता है। और अब बार बार मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो बात करते हैं, यानी अपना मसला बयान करते हैं, साथ ही हल बताते हैं, और फिर हल पे बड़ा जोर भी देते हैं बहुत ही अहम बात। कि फिर ये क्या ख्याल है आपका, ये बात ठीक है ना। और जब आप थोड़ा उन्हें कहते हैं कि नहीं मेरा नहीं ख्याल है ये ठीक है, तो वो ऑफेंड हो जाते हैं। मसले को सामने लाना, मसले को सामने रखना, जी और उसके साथ ही उसके पैरेलल सलूशन भी रख देना, ये है इसका सलूशन। ये बहुत ज़्यादा लोगों में देखने में आता है। यानी आप देखिए कि हम सब अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी किसी से मशवरा करें तो हम उस मसले के हल पूछने से ज़्यादा उसका हल बताने में इंटरेस्टेड होते हैं। और इसीलिए जब हम उस मसले को हल करने की अपनी सारी कोशिशें कर चुके होते हैं अपने नॉलेज स्किल्स के लेवल के मुताबिक, और वो नहीं हल हुआ होता, तभी तो वो मसला कहलाता है। और जब आपने उसका खुद ही हल भी पेश करना है, तो उसका नतीजा पहले से मुख्तलिफ कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली, बिल्कुल। और अगर आप किसी एक्सपर्ट के पास जाके भी मोहसिन साहब मसला हल नहीं करवाएंगे ना, और फॉलो नहीं करेंगे, जी तो समझें कि फिर आपका वो जो मसला है
वो किसी तसादुम की शक्ल में बदल जाएगा, जी, कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में बदल जाएगा। जी। और बहुत सारे मसाइल एक्सपर्ट के पास जाते हुए भी उसके पीछे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट मौजूद होता है, तभी ये मोटिवेशन आती है। तो हमें थोड़ा एक तो हमारे यहाँ पे एक जो रिवाज है ना मोहसिन साहब, जी। हम एक्सपर्टीज़ को कोई के अच्छे कोई फॉलोवर नहीं हैं। जी, यानी जी। कोई कहता है कि मेरी इस फील्ड में एक्सपर्टीज़ हैं तो फ़ौरन ही से हम डिफेंसिव हो जाएंगे और हम कहेंगे कि अच्छा जी, ये सारी बातें तो मुझे पहले से पता थी। जी, जी। तो जब तक आप फॉलोवर नहीं बनते तब तक आपके जो मसाइल हैं या कोई भी आप किसी कोई गाइडेंस चाहिए आपको कोई सपोर्ट चाहिए, उसमें आपको दुश्वारी पेश आती रहेगी। मसला अगर कोई है तो उसके अगर मुमकिना तौर पे 4 सॉल्यूशंस लिखने और सोचने की अगर हम रूटीन अपना लें, ये छोटा बड़ा कोई भी मसला हो सकता है, तो हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने लगती है। यानी एक कोई मसला और उसके पैरेलल 4 सॉल्यूशंस अपनी गौर व फिक्र की, स्टडी, कोशिशों, मशवरा, इन सब के नतीजा में, तो इससे हम ज़्यादा हल की समत फिर हमारी डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम ही को सोचेंगे तो प्रॉब्लम कभी हल नहीं होगा। सोचना बहुत ज़रूरी है, सोचना चाहिए, पर सोचते ही नहीं रहना चाहिए। सोचने का टाइम या एक जो अरसा है वो मुतय्यन होना चाहिए कि यहाँ तक सोचना है, फिर अब कुछ करने की बारी है। और जो करना है उस करने के लिए अमली तौर पे पहला कदम उठाना ज़रूरी होता है। वरना तो आपके सोचने को अगर आप ये सोचते रहेंगे कि ये मैं जो सोच रहा हूँ ये हल कर रहा हूँ, तो आप इस फ्रेब से, इस धोखे से फिर निकलेंगे नहीं और मसला बढ़ता जाएगा। जी 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 बिल्कुल। और मसला बढ़ता है तो नज़र नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे फिर आप एक खुद फरेबी का शिकार रहते हैं। आपको लगता है कि मसला है मेरा नहीं है, मसला ताड़ा है। अक्सर लोग ये भी, अगर अच्छा किसी को कहें ना कि भाई लगता है आपका वज़न बहुत बढ़ गया है, तो वो कहते हैं नहीं आपकी शायद नज़र में कोई फ़र्क ये कपड़े तंग है। हाँ, या लोग अच्छे, जैसे अभी शो के स्टार्ट से पहले ही जो मैं आप फ़ोन पे बात कर रहे थे, शायद मैसेज सुन रहे थे, जो मैंने एक्सपीरियंस किया जी, कि जो आपको यहाँ पे ड्रॉप करने आई ना साहब, जी, तो जैसे ही वो मुड़े तो उनका वायर के साथ पाँव अटका, जिसमें उन्हीं की बेसिकली गलती थी, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं। तो सोचिए उन्होंने मुड़ते साथ ही जो बाकी हमारी आईटी टीम थी उनको कहा कि ये लास्ट टाइम भी तार गलत थी यहाँ पे, तो इसको ठीक करें। तो आगे से जवाब आया कि अच्छा भाई तार गलत है तो ठीक है हम इसको ठीक कर लेंगे। लेकिन ये है कि हम डिफेंसिव हो जाते हैं, हम फ़ौरन से, मतलब मेज़ के साथ ठोकर लगी तो मेज़ यहाँ क्यों रखी है। आप लोगों को यही नहीं पता कि घर में मेज़ कहाँ रखते हैं। अब आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही कि मेज़ के साथ ठोकर लगी है तो फिर मेज़ यहाँ क्यों है। हाँ। कुर्सी से पाँव उलझ गया है तो कुर्सी यहाँ क्यों है। यही चलता रहता है। यानी हम ब्लेम गेम इतना ज़्यादा खेलते हैं, इसके इतने अच्छे प्लेयर हैं कि हमने हर वक्त कुछ जो हमारे साथ ठीक नहीं होता उसके ज़िम्मेदार को ढूंढना होता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। और यही एक्चुअली में जो पैराडाइम है ना मोहसिन साहब, ये हमें फिर जिम्मेदारी लेने नहीं देता। जी, जी। यानी जब हमें ये होता है कि बड़े अच्छे से हम कोई अपना गुस्सा डिस्प्लेस कर सकते हैं, हम अपना कोई भी जो लॉस है वो किसी दूसरे पे कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ब्लेम कर सकते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं फ़ौरन से, तो समझें कि ऐसे सारे मामलात में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर ना लेने वाली जो एक है जो आदत, वो तो समझे बड़ी पक्की होती जा रही है। सही बात है। और फिर घर वालों को गिला ये होता है कि तुम किसी काम की जिम्मेदारी नहीं लेते। तो जिम्मेदारी का तो जो अमल है वो छोटी छोटी चीज़ों से आता है कि ओहो भाई मुझे ध्यान से चलना चाहिए था। बिल्कुल सही। होप और एक्सपेक्टेशन दो ऐसे अल्फाज हैं जो हम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और हम आपस में इसको गड़बड़ भी करते रहते हैं। यानी होप को और एक्सपेक्टेशन को हम उसके सही मानी में समझते नहीं हैं। एक्सपेक्टेशन क्या है? कुछ करके तो उसके नतीजे का को तवक्को करना, और होप क्या है? कुछ किए बगैर भी कुछ तवक्को रखना। जैसे आप देखिए कि ज़िंदगी में कितने ऐसे काम हैं जिसमें होप और एक्सपेक्टेशन के अंदर हम कंफ्यूज रहते हैं। मसलन जो लोग सेल्स के काम में हैं, अगर उनकी किसी वक्त कोई बहुत अच्छी सेल होती है, बाद कंपनीज़ में, इदारों में कोई टारगेट्स दिए होते हैं उनको, तो जब उनकी कोई इत्तेफाकिया तौर पे सेल बढ़ती है तो इस पर बड़े खुश होते हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद बग़ैर कोशिश किए जब उनको नताइज नहीं मिल रहे होते तो वो होप कर रहे होते हैं
अपने हिस्से का काम यानी अपने जो मार्केटिंग है अपनी प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की, जो भी आप काम करते हैं, तो उसको लोगों तक पहुंचाए बगैर ये होप करना कि इसका कोई नतीजा निकलेगा, ये बड़ी एक अजीब सी बात है। जैसे कोई खातून जब प्रेग्नेंट होती हैं तो वो उसको हम ये नहीं कहते कि वो होप कर रही हैं, वो एक्सपेक्ट कर रही हैं। जैसे डॉक्टर्स के पास जब वो जाते हैं तो डॉक्टर उसके बारे में यानी एक बाकायदा उसकी साइंस है, जिस साइंस के तहत अल्ट्रासाउंड का या बाकी सारा प्रोसीजर है, तो सब चीज़ें यानी देखी जा सकती हैं, उनके बारे में कोई लिखा जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये जो होप और एक्सपेक्ट है, इसके अंदर जो फरेब है, इससे भी हमें निकलना चाहिए। हाँ, बड़ी खूबसूरत बात आपने की। यानी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी रियलिस्टिक होनी चाहिए ना, नाप भी तोली जा सकें, अनरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए। और होप का भी ये है मोहसिन साहब, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप पूरा साल नहीं पढ़े और फिर आपको टॉप करने की आपको ख्वाहिश हो कि मैं टॉप करूँगा, और उसके पीछे फिर किसी मिरेकल का वेट करते रहना, और फिर खुद ही को आप ये अब इट्स अ ट्रैप एक्चुअली। मेरा ख्याल है कि इस ट्रैप में जब कोई फंस जाता है तो वो राइट डायरेक्शन में काम नहीं कर पाता। एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ याद रखने की है ना, वो ये है कि हम सोचते हैं कि हमें सोचना है और हम सोच विचार करें। इससे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि हम इस चीज़ पर भी रोज़ाना कोई 10 मिनट काम करें कि हम क्या सोचते हैं, हमें उस सोचने का क्या कोई फ़ायदा हो रहा है, जो हम सोच रहे हैं वो सोचें किसी अच्छे नतीजे को देने की तरफ हैं या वो मायूसी वाली सोचें हैं। यानी अपनी सोचों पर एक नज़र रखने की रूटीन अगर हम ये चीज़ अपना लें तो ये जो हमने सारा दिन बहुत ज़्यादा इस पे फोकस रखा होता है कि हमें कुछ सोचना है, तो उन सोचों के ऊपर एक जो चेक है वो रखने से हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जी जी जी, बिल्कुल इसी तरीके से है। और सोचें जो हैं वो आपको मोहसिन साहब शेप अप कर रही होती हैं जी, और सोच के बदलने से बदलता है ज़माना। ये किसी सियाने ने कहा भी था। अब आप सोचें कि अगर आपकी डायरेक्शन, सोचने की जो डायरेक्शन है वो बहुत बेहतरीन है, बहुत पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आप उस पर एक्ट करते जाएंगे। अब आप देखें कि कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात होने लगी है जो माजी में नहीं होती थी, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम उन मौज़ूआत पर भी बात करने लगे हैं जो हम माजी में नहीं सुनते थे। वालिद का किसी औलाद के लिए जो रोल होता है वो बड़ा मुख्तलिफ और मुनफरिद होता है जी। लेकिन शुरू से हम देखते आए हैं कि मदर्स डे का चर्चा काफ़ी ज़्यादा रहता है, जैसे कि मई के सेकंड संडे को हर साल आलमी यौम माँ मनाया जाता है। जी जी। वालिद के बारे में बात शुरू में तो खैर बहुत अरसा हम देखते रहे कि 30-40 साल पहले तो कोई ऐसी बात होती ही नहीं थी, माओं के बारे में ही बात होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि मदर्स डे की देखा देखी फादर्स डे भी मनाया जाने लगा, और अब वालिद के बारे में बात होती है। पिछले दिनों एक कोई रील थी जिसमें एक फादर बड़े दुखी होकर ये बता रहे थे कि उनके बेटे ने उन्हें एक ऐसा इमोटिकॉन भेजा जिसका जो मतलब था ना वो ये निकलता था कि अब्बा होएगा अपने घर। अच्छा जी, ओहो, और वो क्या सीरियस नोट पे भेजा? सीरियस नोट पे बात कर रहे थे। अच्छा, इसी तरह से ये जैसे आप देखें कि किसी जो वालिद का या कोई घर का एक सरबराह होता है, उसका जो असर रसूख है, उसका जो उन बच्चों के पालने पोसने में काम है, अगर उसका आप जायज़ा लें तो वो जायज़ा लेते हुए हम ये देखते हैं कि सिर्फ वो थोड़ा सा नॉर्मल से कम आराम करता है, सिर्फ वो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करता है, सिर्फ वो थोड़ी सी ज़्यादा तवक्कुआत रखता है। यानी ये जो सिर्फ है उसकी ज़िंदगी में, जिसको हम एक बहुत छोटे पैमाने पे शायद परख रहे होते हैं, वो उससे ज़रा सा ज़्यादा होता है। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में देखें कि माँ या बाप के इस रिश्ते का शुक्रिया कितना अदा कर पाते हैं, शायद हमारे लिए मौका ही नहीं बनता। आम तौर पे देखने में आता है कि लोग अपने वालिदैन को जो खिराज तहसीन पेश करते हैं ज़्यादा, वो उनके जाने के बाद पेश करते हैं। जी, जी। अगर उनकी के लिए मोहब्बत में उनकी आंखों में नमी आती है तो उनके जाने के बाद। आप देखिए, अगर इसमें से कुछ हिस्सा भी उनकी ज़िंदगी में उनको आप महसूस करा सकें, अपने जज्बात का इजहार कर सकें, तो कितना उन्हें अच्छा महसूस हो। हम सब जब माँ बाप की मोहब्बत का कहीं जिक्र सुनते हैं तो हमें फ़ौरन के फ़ौरन अपने वालिदैन के साथ गुजारा हुआ वक्त
रिकॉल होने लगता है। हाँ, एग्जैक्टली। और हम तवक्को करते हैं कि हमारी जो औलाद है, नेक्स्ट जनरेशन है, उसको हम ये बता पाएँ। लेकिन चूँकि हम माँ बाप होते हैं तो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये चीज़ इसलिए एजुकेट नहीं कर पाते कि जब हम उन्हें अपने तजुर्बात की रोशनी में माँ बाप की कदर करने की बात करते हैं तो बच्चे क्या सोचते हैं कि ये अपनी कदर करने की बात हाँ, कर रहे हैं। असल में मोहसिन साहब कहीं ना कहीं पे वो जो हमें फॉर ग्रांटेड पेरेंट्स जो है ना, उन्हें ऐसा लगता है कि उनको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पे उन्होंने ये वाला सोच खुद ही पैदा भी की होती है एट अर्ली स्टेज ना। जी। जब हम लेन देन की बात करते हैं तो हम सिर्फ देन की बात करते हैं ना, लेन की नहीं करते। जी। तो एक सर्टेन टाइम आता है जब पेरेंट्स की, हमारे समेत या हमारे बुज़ुर्गों की एनर्जीज लिमिटेड हो जाती हैं, उनकी एक्टिविटीज़ महदूद हो जाती हैं, और वो एक्चुअली में वही, अब जैसे रिसेंटली मेरी एक वालिद से मुलाकात हुई, बात हुई, जिस पे उन्होंने ये कहा कि मेरी बेटी मेरे से नाराज़ है, और बेटी को उन्होंने बड़ा ही ह्यूज सा सेटअप बिजनेस बना के दिया है अलहदा। तो उन्होंने कहा वो नाराज़ है, तो मैंने कहा कि इस बात पे, तो कहते हैं जी वो एक्चुअली में ही इज़ एक्चुअली सिंगल पेरेंट। तो उन्होंने कहा वो एक्चुअली, मैंने उसको कहा, वो कहीं जा रही थी तो मैंने कहा अब घर में बाकी लोग भी नहीं है तो तुम ज़रा रुको जब तक कोई दूसरा नहीं आता। ठीक। एंड शी सेड के देखें मेरी अपनी कमिटमेंट्स हैं और आप अपनी थेरेपी लें, ठीक। और ये जो आपकी है ना थोड़ा डिपेंडेंसी हम पे, इस पे काम करें। ठीक। तो आई रिमेंबर मैडम कि मैंने शादी नहीं की जस्ट बिकॉज ऑफ देम, और आई वॉज टोटली लुकिंग आफ्टर देम, और ये कहती थी कि आप, मुझे डर लग रहा है, तो मैं सारी रात इसके साथ जागता रहता था, सुबह 2 हांडी बनाता था, फिर मैं ऑफिस जाता था, फिर मैं इनको लुक आफ्टर करता था। तो आई एम जस्ट इन टू दैट फेज कि क्या मैं सब गलत कर रहा था। तो कभी कभी में हम सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली उसी तरीके से सब हमारे साथ हो जाएगा। जी। तो ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता। यानी आप जो कर रहे होते हैं वो बहुत आपकी अपनी गुडविल से कर रहे होते हैं, और वो आपको अच्छा लग रहा होता है, लेकिन उसके जवाब में आपके साथ ऐसा हो, अब इसके लिए ये हमें किसी को नहीं पता। सही बात। बहुत ही खूबसूरत आपने बात कही। हाँ, इसके लिए मेरा ख्याल है कि हमें कुछ चीज़ों को ना खुद से, मोहसिन साहब वो जो रेनी डेज का कॉन्सेप्ट है ना, कि हमें खुद भी अपने आप को अपना फ्यूचर प्लान करने की ज़रूरत होती है। जी। जैसे लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी बच्चे हैं, संभाल लेंगे, ये कर लेंगे, तो भाई अब ऑब्वियसली अब बच्चों को शेप अप भी तो ऐसे ही कर रहे हैं कि दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट एज सून एज पॉसिबल, वो अपनी जिम्मेदारियां उठाएं, और आजकल के दौर में जिम्मेदारियों का मतलब वाकई जिम्मेदारियां हैं। जी। तो ऐसे में यू जस्ट हैव टू लॉट ऑफ प्लान्स फॉर योर रेनी डेज, कि जब मेरी एनर्जीज लिमिटेड हो जाएंगी, जब मेरी सोशलाइजेशन लिमिटेड हो जाएगी, तो तब के लिए मैं ये आई विल डू दिस। और ये होना है, ये तो एक कुदरत का निज़ाम है, क्योंकि कुछ, यानी ये एक सच्चाई है कि आपकी एनर्जीज़ को, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ को लिमिटेड होना है, और जब वो वक्त आएगा तो उस वक्त इंतज़ाम करेंगे तो हो नहीं पाएगा। तब नहीं होगा ना एक्चुअली में, तब आपको यही होगा कि अच्छा कोई आए जी, और कोई में से वो लोग आए जिनके साथ आई हैव स्पेंट सो मच जी, तो तब तक उनकी चैलेंजेस बढ़ चुके होंगे। बिल्कुल असल में फिर वही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। कुछ गलती हम पेरेंट्स या हमारे बुजुर्गों से होती है जब हम अनएक्सपेक्टेड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, और फिर उसके बाद भी हम खुद को करेक्ट नहीं करते, और हमें लगता है कि नहीं अब हमारा कोई पूछने वाला हाल नहीं है हमारा। जी। तो मेरा ख्याल है कुछ चीज़ों पे हमें वी हैव टू बी रियलिस्टिक, रैशनल, लॉजिकल, एंड वी जस्ट हैव टू बी। मैंने उन सारे बुजुर्गों को बहुत बेहतरीन देखा जी, और ज़िंदगी एंजॉय करते देखा, बहुत उनको रिस्पेक्ट रिगार्ड समेटते देखा, जिन्होंने प्रॉपर प्लान किया हुआ था अपने ओल्ड एज को, अपने जब उनकी एनर्जीज लिमिटेड होती हैं। तो प्लान इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका जो किया हुआ प्लान है, प्लान कहते ही इस चीज़ को हैं जो कि कब्ल अज़ वक्त किया जाता है, दुनिया को, लोगों को देखकर, उनके तजर्बात से सीखते हुए, जो इस दुनिया का निज़ाम है उसको भांपते हुए, जो आप फोरसी करते हैं फ्यूचर को, तो उसके बारे में फिर आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पर और अपने सॉल्यूशन पर काम करते हैं। इस चीज़ को प्लान कहते हैं, और प्लान बाकायदा एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल चीज़ों का ही नाम है। तो जब इस प्लान को आपने सोच समझ के तैयार किया होगा तो आपको किसी आने वाले वक्त में मुश्किल नहीं होगी।
लेकिन अगर आप यानी बगैर सोचे समझे हालात पर ही ये चीज़ें छोड़ेंगे तो ज़िंदगी फिर खुद आपको एक फीडबैक दे देगी कि भाई ये आपने नहीं किया था। तो इससे पहले कि ज़िंदगी का फीडबैक आए कि ये आपने नहीं किया था, कुछ कर लीजिए। एग्जैक्टली। और ये जो ये वाला फिनोमेना है ना, फिर जो होगा देखा जाएगा, जो मेरी किस्मत, जी तो फिर जो होता है वो आपसे देखा नहीं जाता। जी तो जी लिहाजा किस्मत को बुरा ना कहें और ना किस्मत पे छोड़ें। जी। मेरा ख्याल है कि होगा वही जो एक्चुअली आप प्लान करेंगे, ऐसे ही। वक्त पे ना छोड़ें। क्योंकि अगर आप 2-4 साल की बात करें ना, जो होगा देखा जाएगा, इफ़ यू आर इन योर 40s, तो फिर आप देख सकते हैं उसको विद योर गुड एनर्जीज। आपका जैसे आप कहते हैं ना, मैन पावर भी है, लोग हैं आपके साथ। जी जी लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छा 60 के बाद जो होगा देखा जाएगा, तब तक तो मैं करूँ, तो फिर नहीं देखा जाएगा आपसे। बिल्कुल फिर ऐसे ही है। ऐनक खरीद लें तब के लिए आप। बिल्कुल सही। बहुत ही खूबसूरत बात आपने तवज्जो दिलाई। और इस वक्त हम लेट्स टॉक विद विलिंग वेज पर अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेते हैं एक ब्रेक, वापस आएंगे तो आपसे मज़ीद अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। रहिएगा हमारे साथ। वापस हम आए हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं लेट्स टॉक विद विलिंग वेज में। और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है और देखने वाले सुनने वाले उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और बहुत अहम मौजू पर हम इस वक्त बात करने वाले हैं। ये वो मौजू है जिस पर तकरीबन हर रोज़ हम में से कोई ना कोई बात करता या बात सुनता ज़रूर है। और इस मौजू पर बात करते रहने की इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में समझा जा रहा है और है। जी। तो ये मौजू क्या है, इस पर हम बात करते हैं अभी। तो हम अपनी मेहमान शख्सियत से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ डॉक्टर हुमा असलम हैं, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, यूके से हमें ज्वाइन कर रही हैं। खुश आमदीद कहते हैं अपने शो पर। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन के लिए ये तारुफ भी कि डॉक्टर हुमा असलम हमारे साथ भी कुछ अर्सा विलिंग वेज में इन्होंने काम किया और माशाल्लाह अपनी फील्ड में बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं। तो डॉक्टर हुमा, ये फरमाइएगा कि जिस मौजू पर मैं चाहता हूँ कि हम बात करें कि दुनिया में जैसे कॉज ऑफ डेथ की मुख्तलिफ बीमारियों को रीज़न बताया जाता रहा है, लेकिन बैनुल अक़वामी जो आदादो शुमार और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि दुनिया में डिप्रेशन की बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है और 2030 में वो कहते हैं कॉज ऑफ डेथ सबसे बड़ी डिप्रेशन जी होगी। तो डिप्रेशन के हवाले से आपका, चूँकि आप कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं, तो डिप्रेशन को कई दफ़ा हम लोग उदासी से कंफ्यूज कर देते हैं। हम में से कोई उदास होता है और हम कह रहे होते हैं कि भी मैं इस वक्त डिप्रेस फील कर रहा हूँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक अंदाजे के मुताबिक 20 to 30% प्रेवलेंस है डिप्रेशन की। यानी इसके मुताबिक हर 10 में से 2 से 3 अफराद डिप्रेशन का शिकार हैं और हर 5 में से एक बंदा, यानी अगर हम 5 लोग बैठे हैं तो उसमें से एक बंदा शायद डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है। ये WHO के स्टार्ट्स हैं, जो रीसेंट स्टार्ट्स हैं। और वो आपने जो अभी बात कही 2030 में डिजीज़ बर्डन पे टॉप पे डिप्रेशन होगा। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस, हार्ट डिजीज़ेस नहीं, कैंसर नहीं, बल्कि डिप्रेशन होगा। और डिप्रेशन एडल्ट्स में सुसाइड की वजह से डेथ होती है और उसमें नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है एडल्ट्स में, जो बच्चे जो एडोलेसेंट्स और एडल्ट्स हैं, जो टीनेजर्स हैं और एडल्ट्स हैं। और वैसे भी देखा गया है कि जो अफराद डिप्रेशन का शिकार होते हैं 15% उनमें से दे एंड अप इन डूइंग सुसाइड और वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इट्स अ वेरी सीरियस इशू जिस पे बात करने की ज़रूरत है और जिस पे जितना बात की जाए कम है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि हम नॉर्मली डिप्रेशन को लो मूड से, उदासी से कंफ्यूज करते हैं। सुबह उठ के उदासी महसूस हुई मिजाज में, तो हमने कह दिया कि मैं डिप्रेस महसूस कर रहा हूँ, मुझे डिप्रेशन हो गया है। हालांकि डिप्रेशन एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है, ये नॉर्मल उदासी नहीं है।
नॉर्मल उदासी उदासी एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। हम सब कभी ना कभी उदास होते हैं। एग्जाम फेल हो जाए, कोई खुदा न खास्ता ब्रेकअप हो जाए, कोई जॉब चली जाए, तो उदासी एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन वो उदासी कुछ दिन रह सकती है, और कोई भी आपके दोस्त आ गए या कोई मूवी देख ली तो वो उदासी में कमी आ जाती है। उदासी थोड़ा बेहतर हो जाती है। आपका पसंदीदा खाना बन गया। यानी नॉर्मल उदासी की कोई ना कोई वजह होती है। और जब भी कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे हमें पसंद है, तो उससे वो उदासी थोड़ी बेहतर होती है। जबकि डिप्रेशन की उदासी परसिस्टेंट होती है, हमेशा रहती है, कंटिन्यूस होती है और बहुत ज्यादा होती है और बगैर वजह के होती है, राइट। सो ये नॉर्मल उदासी और डिप्रेशन की उदासी में फर्क है। और डिप्रेशन में सिर्फ उदासी नहीं होती, डिप्रेशन में इसके साथ बहुत सारी और अलामात भी होती हैं। जैसे वो काम जिनको करके पहले खुशी महसूस होती थी, करके मज़ा आता था, अब उनमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती। जैसे पहले दोस्तों के साथ जाना अच्छा लगता था, मूवी देखना अच्छा लगता था, अब कोई चीज़ अपील नहीं करती। फिर बंदा हर वक्त थका थका रहता है, ऐसा कि पानी का एक गिलास उठाना भी पहाड़ लगता है, छोटा सा काम भी बहुत बड़ा लगता है। फिर उसके साथ साथ नींद मुतासिर होती है, नींद आने में मुश्किल होती है, सुबह बहुत पहले जाग आ जाती है और उठते ही बंदे के जहन में वही मनफी सोचें चल रही होती हैं। फिर भूख मुतासिर होती है, भूख कम लग सकती है, ज़्यादा लग सकती है, लेकिन उसी वजह से वज़न बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। फिर मनफी सोचें, माजी के मुतालिक मनफी सोचें, प्रेजेंट के मुतालिक मनफी सोचें, मुस्तकबिल के बारे में। माजी में जो भी किया ऐसे लगता है कि बहुत गलतियां की, कुछ बेहतर नहीं किया, उसका बहुत ज़्यादा पछतावा रहना, ऐसे लगना कि जो कुछ हो रहा है माजी की गई गलतियों का नतीजा है। फिर प्रेजेंट में अपने आप को बहुत बेबस महसूस करना, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से हर चीज़ ख़राब होती है, अपने आप को बहुत कमतर महसूस करना, मैं अपने फेलियर्स नज़र आना, वो चीज़ें नहीं, अपनी कोई खूबी नज़र ना आना, अपने आप को बहुत वर्थलेस फील करना। फिर फ्यूचर में भी कुछ बेहतर नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं बनेगा, मैं एक फेलियर हूँ और मैं फेलियर रहूँगा। मतलब माजी, हाल, मुस्तकबिल सब पे एक जैसे ना एक काला पर्दा पड़ा हुआ है, कुछ पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा। फिर इतना मनफी ख्यालात आते हैं कि ऐसे लगता है कि जिंदगी रहने के काबिल ही नहीं, जिंदगी ना, मेरा माजी अच्छा गुजरा, ना मेरा हाल अच्छा है, ना मुझे मुस्तकबिल में कोई उम्मीद है, तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, इस जिंदगी को खत्म हो जाना चाहिए। फिर डेथ विश होना कि अल्लाह ताला मुझे अपने पास ही बुला ले, और वो फिर डेथ विश समटाइम इतनी बढ़ जाती है कि सुसाइड के ख्यालात आना, और कुछ लोग इतना ज़्यादा वो सिचुएशन स्वेयर हो जाती है, बिल्कुल सोचने समझने की सलाहियतें माउफ हो जाती हैं, और फिर वो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। डॉक्टर इसमें उमा, और इसमें ये भी चीज़ है कि जैसे डेथ विश की आप बात करें कि उसमें कोई प्रॉपर किसी का सुसाइड की अटेम्प्ट ना करना, यानी हो सकता है कि वो ऐसा प्रॉपरली जैसे कोई ख़ास अटेम्प्ट ना करे, लेकिन उसकी प्रैक्टिसेस में अपना ख्याल ना रखने का रुझान बढ़ जाए। यानी कि कुछ ऐसे काम जैसे अपनी लुक आफ्टर ही छोड़ दे, अपनी ड्राइविंग में वो उतना ज़्यादा केयरफुल ना रहे, अपनी सेहत के मामले में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ड्यू टेस्ट हैं, कोई ड्यू ट्रीटमेंट है, वो करवाना छोड़ दे, तो ये भी तो एक टाइप ऑफ सुसाइड ही हुआ। जी, ये बहुत अच्छी बात की है मोहसिन साहब आपने, और बिल्कुल इस तरह ही है, क्योंकि हमारे यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रिलीजियस पहलू भी है ना, कि सुसाइड हमारे मज़हब में हराम है, और उसका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हम वो फिर ना पैसिव डेथ विश पहले आती है कि बंदा ना अपना ख्याल रखना छोड़ दिया। वही बात कि कोई बीमारी हुई है तो बस इसी बीमारी की वजह से ही बंदा ख़त्म हो जाए, डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है तो उसकी दवाई टाइम पे ना लेना, खाने पीने में एहतियात ना करना, तो ऐसी चीज़ें, ताकि वो मज़ीद डिटोरिएट हो सकें। और मतलब वो बंदा ये जानबूझ के नहीं कर रहा होता, इसमें कुछ भी जानबूझ के नहीं कर रहा होता। और शुरू में वही अगर रिसर्च में देखा जाए और जो रिसेंट एडवांसेस हो रही हैं, अगर ब्रेन की जो इमेजिंग और फंक्शनल एमआरआई में देखा गया है कि हमारा जो सोचने समझने वाला ब्रेन होता है उसको फ्रंटल लोब कहा जाता है, ठीक है। ये डिसीजन मेक, ये इंसान को जानवर से अलग करता है। डिसीजन मेकिंग यहाँ से होती है, और बड़े बड़े जो फैसले करते हैं या अपना
जो भी हम मतलब सोच समझ के जो चीज़ें करते हैं वो सब फ्रंटल लोब से करते हैं। तो अब देखा गया है कि डिप्रेशन में ना हाइपोफ्रंटैलिटी होती है, फ्रंटल लोब की फंक्शनिंग कम हुई होती है। और जो एक एमिग्डाला एक हमारे ब्रेन का हिस्सा है जो इमोशनल सेंटर होता है, वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव चल रहा होता है। तो आप चाह के भी उसमें ना सही नहीं सोच सकते, सही प्लानिंग नहीं कर सकते, सही डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि आपका जो सोचने समझने वाला ब्रेन है वो सही काम ही नहीं कर रहा। सो इस केस में वो जो नॉर्मल रेगुलेशंस है ना, मतलब देखें, जैसे ऑफ कोर्स हमारे अगर हम बात करें तो इसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मली नॉर्मल नहीं है हमारी सोसाइटी में, पर डिप्रेशन में वो बंदा कर रहा होता है, वो चीज़ें सोच रहा होता है, क्योंकि वो चीज़ें उसके अपने इख्तियार में नहीं होती। सो डिप्रेशन में कहने का मकसद ये है कि डिप्रेशन खुद की चूजन बीमारी नहीं है। हमारे यहाँ अक्सर ये ख्याल किया जाता है कि शायद ये बंदा जानबूझ के ऐसे कर रहा है, ड्रामे कर रहा है। एक बंदा क्यों नहीं अपना ख्याल रखेगा? वो बंदा जो पहले बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होता था अपनी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में कि मुझे अच्छा लगना चाहिए, अब उसके पास बैठो तो स्मेल आती है और उसके कपड़े धुले हुए नहीं है, कपड़े इस्त्रीशुदा नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो मसला है ना। जी वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा। तो इस चीज पे हमें बात करने की जरूरत है कि कोई भी बंदा खुद से डिप्रेस नहीं होना चाहता। डिप्रेशन एक बीमारी है जो उतनी ही रियल बीमारी है जैसे किसी को ब्लड प्रेशर या शुगर का मसला होता है। ऑब्वियसली, और बड़ी सवेयर है, क्योंकि इसमें जो आपका सेल्फ हार्म की जो टेंडेंसीज हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपने बड़ी खूबसूरत बातचीत की अभी। मैं सिर्फ इसमें एक मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि जैसे चाइल्ड डिप्रेशन का रेशो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बल्कि पाकिस्तान में ही अभी, जैसे मैं एक बीबीसी की रिपोर्ट मैंने पिछले शोज़ में वो कोट भी किया था कि 1% से 2% पे चला गया है चाइल्ड डिप्रेशन। तो इस बारे में भी कुछ आप रहनुमाई फरमाएं हमारे व्यूवर्स को। ये आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट और एक बात कही है, क्योंकि हमारे यहाँ समझ जाते हैं बच्चों को तो कोई साइकाइट्रिक इश्यूज हो ही नहीं सकते, डिप्रेशन एंग्जाइटी बच्चों में कैसे हो सकता है? सो ये भी एक हकीकत है कि बच्चों में भी ये मसले हो सकते हैं, और स्पेशली जो हमारा आजकल लाइफस्टाइल चल रहा है ना, उसका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि बच्चों को बहुत अर्ली एज में स्क्रीन दे देना, और स्क्रीन बेसिकली बच्चों के दिमाग को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करना शुरू कर देती है, और जब हाइपर स्टिमुलेशन मिलती है, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन मिलती है, तो फिर वो नीचे उसका एक ड्रॉबैक भी आता है, उसका एक ड्रॉप डाउन इफेक्ट भी आता है कि जब वो बहुत ज़्यादा ब्रेन को स्टिमुलेट करना, और फिर जब वो नहीं मिलती तो उसके उसमें वो बंदा नॉर्मल नहीं जाता, वो नीचे जाता है बच्चा, यानी डिप्रेशन का शिकार होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। फ्रस्ट्रेशन, एजिटेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन ये बच्चों में भी कॉमन हो रहा है, और उसमें बहुत ज़्यादा रोल हमारे लाइफस्टाइल का है। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्क्रीन टाइम इसमें मेन कल्प्रेट है। फिर बच्चों की डाइट्स देखी जाए अगर, जंक फूड, फास्ट फूड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हुई है आजकल बच्चों की, मोस्टली फूड रिलेटेड है। अच्छा, अभी जैसे आपने कॉजेस पे बात की है, तो अगर हम सिम्टम्स पे बात करें कि व्हाट आर द मेन क्लियर सिम्टम्स जो हम बच्चे में देखें, क्योंकि बड़े में तो जैसे भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया ना कि एक बंदा मतलब एक ऐसा आ रहा है हमारे पास, ही यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव, लाइवली, और बहुत अपने आप को वो स्पिक एंड स्पैन, तो उसके अंदर एक बहुत ही क्लियर सी चेंजेस हमें फील हो रही हैं, और वो लॉन्ग लास्ट भी कर रही हैं। बच्चे में आप ज़रा सिम्टम्स पे अगर हम बात करें, उस बच्चे में भी देखिए, सबसे पहले तो बच्चे क्योंकि उस तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हाँ। लेकिन बच्चों में बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू होती हैं। ठीक है, अब बच्चों में बिहेवियर में क्या चेंजेस आएंगी? एक तो ये कि बच्चे इरिटेट ज़्यादा हो रहे हैं, टैंट्रम ज़्यादा शो कर रहे हैं, चीज़ें फेंकना, और फिर समटाइम ना बच्चे इस तरह एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कि अपनी मदर या फादर को कहना कि आप मुझे अच्छे नहीं लगते, आई डोंट लव यू, आप अच्छे नहीं हैं। मतलब बच्चा इस तरह ही अपनी क्योंकि वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ओवरली या क्लिंगी हो जाना, या बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेना, अवॉइड कर, मतलब कोई भी एक्सट्रीम बिहेवियर आएगा, या बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के साथ क्लिंगी हो जाएगा, चिपकेगा, जाने नहीं देगा कहीं, या फिर बिल्कुल अवॉइड करना शुरू कर देगा, कमरे में बंद कर लिया, मिल नहीं रहा, स्कूल जाने से अवॉइड करेगा, टेंट्रम ज़्यादा थ्रो करेगा,
बच्चे ज़्यादातर ना जो भी उन्हें उन्हें इसी तरह एक्सप्रेस करना आता है। छोटे बच्चों को वो टेंट्रम थ्रो करते हैं, वो इरिटेट होते हैं, वो एग्रेसिव हो जाते हैं। स्टडीज पे और इफेक्ट होगा उनका डेफिनेटली, ग्रेड स्टडीज, एग्जैक्टली टीचर से और रिपोर्ट्स उनकी आना शुरू हो जाएंगी। टीचर्स और फंक्शनल डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा। फिर जैसे पेरेंट्स को है ना ऐसे कहना शुरू कर दिया कि आई डोंट लव यू, अपने आप को आई हेट मी, मैं बुरा, मैं आई एम स्टूपिड, या मैं बुरा हूँ, मैं गलत हूँ और मुझे कोई पसंद नहीं करता, सब मुझे बुरा कहते हैं। मतलब कुछ इस तरह की नेगेटिव बातें जो आपको समझना चाहिए कि बच्चा पहले ऐसी नेगेटिव बातें नहीं कर रहा था, अब कर रहा है। फिर नींद और भूख इफेक्ट होती है बच्चों में भी। बच्चे उस तरह सो रहा है तो डर के उठ जाना, जल्दी उठ जाना, मुझे नींद नहीं आ रही, भूख में चेंजेस, पेट में दर्द हो रही है, भूख नहीं लग रही, वॉमिट आ रही है, मतलब इस तरह की अनएक्सप्लेन्ड से फिजिकल सिम्टम्स आना, सर में दर्द हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, लेटे रहना, मैंने आज स्कूल नहीं जाना, मुझे दिल नहीं कर रहा, पेट में दर्द, सर में दर्द। तो बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस, उसका फंक्शनल डिक्लाइन, उसके स्टडीज़ में डिक्लाइन, उसके टीचर से कंप्लेन, दोस्तों से मिलना जुलना बंद, स्कूल जाना अवॉइड करना, अपने आप कुछ नेगेटिव बातें करना अपने बारे में, स्कूल के बारे में, स्कूल फ्रेंड्स, टीचर्स या अपने पेरेंट्स के बारे में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप रेड फ्लैग्स हैं जो आपके बच्चे में आए, तो आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए कि कुछ सही नहीं है, कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं। उसके साथ बैठें, उसके साथ बात करें। थोड़ा सा आप मतलब बच्चों को क्योंकि एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा होता ना, तो बच्चों को समटाइम आप उनसे बात करने के लिए आप शुरू में यू कैन स्टार्ट विथ टेलिंग अ स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी, या अपने बारे में कि मैं जब आप जितना था, मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मैं ये कर रहा था, मैंने ये फील किया। मतलब उससे थोड़ा सा रिलेट करें और बच्चा ओपन अप हो आपके साथ। बिल्कुल तो सही। ये बताइएगा, अभी आपने फिर थोड़ी देर अक्सर पहले बात बच्चे, की दूसरा थी मैं एक और चीज इसमें ऐड अप करना, जैसे कि सॉरी 15% ऐसे नौजवान जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उनमें फिर सुइसाइडल आइडिएशन देखने में आती है। तो क्या यानी दुनिया में अपने आप को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की रेशो बढ़ गई है, या ये आबादी बढ़ जाने की वजह से ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा लोग हैं ऐसे? नहीं, डेफिनेटली इसकी शरह ही बढ़ गई है, क्योंकि वही बात कि हमारा अगर देखा जाए हमारा लाइफस्टाइल बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो हमारे ईटिंग हैबिट्स, हमारी स्लीपिंग हैबिट्स, हमारा ओवरऑल जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा एक मशीनी लाइफस्टाइल हो गया है, घर सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटी लैक कर रहे हैं हम, और इस वजह से ओवरऑल डिप्रेशन की शरह बढ़ रही है और डिप्रेशन की वजह से सुसाइड की शरह बढ़ रही है। क्योंकि डिप्रेशन में देखा गया कि वही बात के 15% लोग एंड अप करते हैं सुसाइड पे। बाकी सुसाइड के ख्यालात तो मोर लेस बहुत सारे लोगों में आ रहे होते हैं, लेकिन 15% लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं डिप्रेशन की वजह से। सो डिप्रेशन की शरह बढ़ रही है, तो उसकी वजह से सुसाइड की फिगर्स भी आए रोज बढ़ रही हैं। अब जैसे हमारे पाकिस्तान में पहले बहुत कम सुनने में आता था, अब हर दूसरे दिन ऐसे वाकयात, और वो भी यंग बच्चों में, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में आए रोज ऐसे खबरें सुनने को मिलती हैं कि फला यूनिवर्सिटी में बच्चे ने तीसरी चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। तो अब हमारे यहाँ भी ये कॉमन फिगर्स बनती जा रही हैं। सो हमारे लिए ये अलार्मिंग है कि इसको एड्रेस किया जाए, मेंटल हेल्थ पे बात की जाए, बच्चे किन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस किया जाए, उनसे कम्युनिकेशन रखी जाए, ताकि इस हद तक ना जाएं। क्योंकि हर जान जो सुसाइड से जाती है ना, उसमें हमारा रोल है। हर जान जो सुसाइड से जाती है उसको बचाया जा सकता है, और अगर हम उसको नहीं बचा पाए तो इसमें एज ए सोसाइटी हमारा कसूर है। हम और उसको डॉक्टर उस ये भी तो एंड तक होता है लेके कि गए। उस सुइसाइड के होने के बाद उसके जो करीबी और प्यारे रिश्ते हैं, उनमें कोई और डिप्रेशन का पेशेंट सामने आ जी जाता है। जी जी जी, और वो ऐसी चीज़ें भी बिल्कुल रिपोर्ट कर बिल्कुल रहा होता है जिससे फिर अंदाज़ा होता है कि पेशेंट तो अपनी वार्निंग साइंस बहुत अरसे से दे रहा था, जिस पे कोई ख़ास नोटिस बिल्कुल नहीं लिया गया।
बिल्कुल, और हम ही निग्लेक्ट किए जा रहे होते, तो जो सुसाइड से जान जाती है ना, वो उस बंदे से ज़्यादा उसके आसपास के लोगों का, उसके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और एज अ सोसाइटी हम सब का कसूर होता है कि हम सब ने वो वार्निंग साइंस इग्नोर किए जो कि वो काफ़ी अरसे से दे रहा था। ये हो ही नहीं सकता, सुसाइड एकदम से नहीं होती, एकदम से बंदा सुसाइड करने तक नहीं पहुंचता। अपनी जान लेना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। हम मरने का सोच के भी डरते हैं, तो एक बंदा इस पॉइंट तक पहुंच जाए कि वो अपनी जान ले ले, ये एक दिन में नहीं होता, वो अच्छा, इसमें काफी एक और टाइम चीज़ से भी स्ट्रगल जो कर रहा ख़ास होता है। तवज्जो तलब है कि बहुत सारे लोग जो फेमस होते हैं, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं या बहुत ही कोई सेलिब्रिटी या इस तरह के लोग, उनके बारे में ये गुमान होता है कि ये तो इतने फेमस और पॉपुलर हैं, लोगों के इतने पसंदीदा हैं और इतने इनके फैंस हैं, तो इनको तो कोई उदासी नहीं हो सकती। जबकि वही पर्सन आप देखें कि पिछले अगर 10 साल का अगर हम जायज़ा लें तो ऐसे कितने लोग हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस थे, बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग रखते थे और लेकिन अपनी ज़ाती ज़िंदगी में वो तन्हा थे, डिप्रेशन के पेशेंट थे और उन्होंने अपने आप को, अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया अपने ही हाथों। जी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑफ कोर्स लग रहा होता है कि इनको तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता, इनके पास तो सब कुछ है। हाँ। हालांकि सब कुछ होने का मतलब ये नहीं है कि आप डिप्रेस नहीं हो सकते। आप पैसा या शोहरत इस चीज मतलब वो बीमारी के लिए तो प्रोटेक्टिव फैक्टर नहीं है। आप अपेरेंटली सब कुछ है आपके पास, पर अंदर से आप खाली हो। और वही बात, वहां पे भी आपके जो क्लोज वंस हैं उनको कुछ ना कुछ आइडिया हो रहा होता है कि समथिंग इज नॉट राइट, कुछ ना कुछ मसले चल रहे हैं। ऑफ कोर्स दुनिया के सामने तो उसने एक इमेज मेंटेन करना है, सबको दिखाना है, वो अपना हर चीज जो आपकी स्ट्रगल्स या आप अंदर से क्या हैं वो नहीं आप दिखा रहे होते, पर आपके जो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको पता होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं तो उसको टाइम दिया जाए, कम्युनिकेशन रखी जाए, फिर भी अगर चीज़ें बेहतर नहीं होती तो हेल्प दिलवाई जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने गुफ्तगू की और विलिंग वेज पर जो हम देखते हैं कि हमारे पास जो लोग आते हैं हेल्प लेने वालों की अब तादाद पहले से भी ज़्यादा है, जी। तो ये अवेयरनेस जितनी दी जाए, जितना ज़्यादा हम लोगों तक ये बात पहुंचा सकें, उतना ही अच्छा है, ताकि इंसान की कीमती ज़िंदगी को प्रिवेंट किया जा सके, महफूज और सेफ़ बनाया जा सके। डॉक्टर हुमा असलम, आपकी शिरकत का, कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। बड़ी कीमती खूबसूरत आपने ऐसी गुफ्तगू की जिस पर हम सबको गौर करने और बात वेरी करते रहने की यूजफुल, ज़रूरत है। वेरी यूजफुल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ डॉक्टर हुमा असलम, जिनसे हमने बातचीत की, और विलिंग वेज के इस शो पर हम जितनी भी गुफ्तगू करते हैं उसका मकसद लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना और उनको उनके मेयार ज़िंदगी पर उनको काम करने के काबिल बनाना, स्किल्स की डेवलपमेंट, ये हमारे मौज़ूआत रहते हैं। लेते हैं एक ब्रेक, वापस आएंगे तो अपने शो के लास्ट सेगमेंट पर हम आपसे कुछ बातचीत करेंगे। जी जनाब, विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से लेट्स टॉक विद विलिंग वेज में आपको खुशामदीद कहते हैं, और लास्ट सेगमेंट पर हम और आप साथ साथ हैं। मैं मोहसिन नवाज़ हूँ, मैं जहाँ हूँ रनाना। जहारा। बिल्कुल, और आपने जो अपना नाम जिस तरह से बताया है, मैंने कहा वो अब आप ही बता देते तो अच्छा था, लेकिन क्योंकि आपने चेक करना होता है कि मैं वापस आ गई हूँ या नहीं, जी अभी जी रास्ते में तो नहीं हूँ, जी तो मैंने कहा मैं फिर बता ही दूँ कि मैं आ गई हूँ, सीट पे हूँ। हमारा जहाँ हम होते हैं कई दफ़ा हम वहाँ नहीं होते, जी। और जहाँ हम होते हैं उसकी दूसरे को ख़बर नहीं होती, हाँ। और बाद औक़ात वो जहाँ हम होते हैं वो साइंटिफिक भी नहीं होता। अच्छा। यानी हाँ। वो कोई ऐसी दुनिया होती है जिसके सारे सिस्टम को हम खुद ही यानी अब हम उस दुनिया के अकेले ही बासी होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, और जबकि रहना उस दुनिया में चाहिए जहाँ पे मिलजुल के सब बैठे हों। 5, 6, 7 को अगर जहन में रखा जाए तो ये हमारी ज़िंदगी की प्रोडक्टिविटी पर बहुत अच्छा असर डाल सकता है। 5 मिनट्स के लिए हम अपने अगर फ्यूचर सेल्फ से बात करें, जो हम फ्यूचर में बनना चाहते हैं, तो हम सिर्फ 5 मिनट के लिए उसके साथ मकालमा शुरू कर दें, तसव्वुर में देखें अपने आप को और उससे कुछ बातें करें। 6 का मतलब ये है कि 6 मंथ्स बैक और आज जहां आप खड़े हैं, आपस में अगर आप अपनी ही ग्रोथ का जायज़ा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तरक्की की रफ्तार कैसी है।
क्योंकि बाद औक़ात हम समझ रहे होते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हम खड़े वहीं होते हैं। बाद औक़ात हम अपने ग्रोथ माइंडसेट का जायज़ा नहीं ले पाते। तो 6 मंथ्स पिछले का कोई रिकॉर्ड अगर आप निकाल सकें, जो कि आजकल निकल आता है कि 6 माह पहले वाले आपके फ़ैसले, आपकी बातें, आपकी कुछ वाक़यात आपको याद आएँगे, तो आपको बआसानी अपने मौजूदा वक्त और 6 माह के अंदर अपनी ग्रोथ का अंदाज़ा हो जाएगा। और 7 का मतलब क्या है कि सिर्फ 7 दिनों का अपना एक ट्रायल वीक गुजारिए। ये ट्रायल वीक वो है जिसमें आपने लोगों पर तनकीद नहीं करनी, लोगों के बारे में नहीं सोचना, लोगों का जायज़ा नहीं लेना कि कौन क्या क्या गलतियां कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फोकस अपने पर होगा। तो 1 हफ्ते का ये ट्रायल आप लेके देखिए, फिर आप देखिए होता क्या है। आपकी ज़िंदगी में बड़ी नुमायाँ आपको चेंज मिलेगी और आपको लगेगा कि ये जो हर वक्त हम दूसरों ही के बारे में सोचते रहते हैं, तो यही चीज़ तो असल में आपकी अपने ग्रोथ माइंडसेट को इफ़ेक्ट कर रही होती है। बिल्कुल। अच्छा, हम जब हम ग्रोथ माइंडसेट की बात करते हैं ना मोहसिन साहब, तो तब एक्चुअली में हमें ये पता होता है कि जिस टाइम पे हम कुछ सोच रहे हैं, ये सोचें एक्चुअली कहाँ पे लीड कर रही होंगी। जी, तो जब हमें ये पता होता है कि अच्छा ये जो मैं सोच रहा हूँ इस वक्त, ये इट इज़ वेरी यूज़फुल। फिर दूसरा, अगर आपको ये पता हो कि अच्छा मैं क्या वाकई ही इससे वही मतलब दे रहा हूँ इस सोच को जो कि बनता है, जी, तो भी ये बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। और तीसरे नंबर पे जब आपको ये लगता है कि शायद जो मैं मतलब दे रहा हूँ उसका मुझे कोई फल भी मिलेगा, कोई रिज़ल्ट भी, तो समझें कि फिर तो ये वाकई बहुत यूज़फुल है। क्योंकि कभी कभी हमारी सोचें कुछ ऐसे ज़ाविये दे रही होती हैं जिनका वो मतलब होता नहीं है जो हमें वो प्रेजेंट करी होती हैं, और जब हम उन्हीं प्रेजेंटेशंस पे उन्हीं डायरेक्शंस पे मूव ऑन करते हैं, चलते हैं, तो फिर उसके आगे वो रिज़ल्ट मिलता नहीं है एक्चुअली जो हमने एक्सपेक्ट किया होता है। तो तब बिल्कुल। भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करते हैं हम ज़िंदगी में। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने कही। हम 130 ट्रिलियन सेल्स का मुजस्मा है, यानी हम जो मुजस्सम पैकर हैं, 130 ट्रिलियन सेल्स हमारे अंदर काम कर रहे होते हैं। और आप ये देखें कि हमारे जिस्म के सारे सेल्स अपनी ज़िंदगी की बका चाहते हैं, जी, यानी वो कायम रहना चाहते हैं, वो ज़िंदा रहना चाहते हैं, वो बचना चाहते हैं डिस्ट्रॉय होने से। एंड इसी तरह जितने भी लोग बीइंग्स हैं दुनिया में, ये सारे लोग भी अपनी बका के लिए ही सफ़र में हैं। हम कई दफ़ा ये नुक्ता नज़र रखते हैं कि व्हाट इज़ इन इट फॉर मी। अच्छा, ये जो अपने बारे में सोचना है अच्छा है, लेकिन ये यकतरफा है। किसी भी रिलेशनशिप के लिए जो बेस्ट पॉलिसी बनती है वो सिर्फ ये नहीं है कि व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, व्हाट इज़ इन इट फॉर यू। ये भी अगर हम सोचना शुरू करें, दैट्स सो ब्यूटीफुल मोहसिन साहब। तो उससे ये होगा कि आपके और उनके दरमियान लेन देन का एक खूबसूरत तवाज़ुन बनेगा, और ये वो विन विन सोल्यूशन और विन विन रिलेशनशिप होगा जिसमें कुछ दो और कुछ लो की रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आप इस सच्चाई को मान पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचें कि मेरे लिए क्या है इस डील में, इस रिश्ते में, इस काम में, तो फिर आप ज़्यादातर फिर मैं करते रहेंगे, और मैं इंसान तो नहीं करता, बकरी करती है। अच्छा, मैं करने वाला जो इंसान है ना मोहसिन साहब, जी, हमेशा वो जो भी थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे अपने शो के बिल्कुल स्टार्ट में ही, कि लोग जब मसला लेके आते हैं तो वो हल भी साथ ही ला रहे होते हैं। तो मैं करने वाला भी मुझे लगता है इसी कैटेगरी में फॉल करता है, क्योंकि उसके नज़दीक जो मसाइल हैं उनके हल उसके पास हैं, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, लेकिन वो जो वैलिडेशन और रीश्योरेंस के लिए वो कोई बात करेंगे, तुम अगर एंड पे मैं होगी, तो ऐसे लोग सीख नहीं सकते। मेरा नहीं ख्याल है ये ग्रोथ माइंडसेट के साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। बकरी मैं करती है और आखिर में ज़िबा हो जाती है, और मैना करती है। हाँ? बकरा क्यों नहीं? बकरी या बकरा, हाँ, दोनों दोनों मैं करते हैं और ज़िबा हो जाते हैं, और मैना करती है और वो मैना है, तो वो जग को भाती रहती है। वाह वाह वाह। मैना वैसे किस बर्ड को कहती है? मैना अभी आजकल है? देखिए, तोता और के साथ तो मैना। ओह अच्छा, वो वाली मैना। लेकिन मैना। मेरा ख्याल है ये एग्जिस्ट नहीं ही करती दुनिया में मैना। नहीं तो फिर तोते मैना कहाँ से बुलबुल आते को हैं? कहते हैं। फिर तोते कहाँ से? हाँ, तोती को कहते हैं। तोती को मैना कहते हैं। हाँ। ओह आई सी, मैं समझी थी मैना इज बुलबुल। अच्छा, तो तोता मैना की कहानी जो है वो पुरानी हो गई है। अच्छा, चले तो इस पुरानी वो आपके बचपन की है।
तो तोता और मैना, यानी मुझे याद है कि हम टीवी पर एक प्रोग्राम, एक ड्रामा सीरियल था जो कि तोता कहानी, अशफाक अहमद साहब ने लिखा था। वो उसमें तोता जो है वो तेज से था। आपको पता है ओरिजिनली ये जो वर्ड है ये तोए से नहीं है, हालांकि हम तो सारी ज़िंदगी तोए से तोता पढ़ते रहे ना, यानी जो हरूफ ताजी में, लेकिन उन्होंने इसी की इस्लाह की खातिर उसका तोता कहानी नाम रखा। तोता कहानी, हाँ। अच्छा, और उसमें क्या था एंड पे? पढ़ी वो आपने? तो पूरा फिर देखना पड़ेगा, वो तो यूट्यूब पे मौजूद है। ओके ओके, तोता कहानी। बस वो अक्लमंदी की, उन्होंने कहा मैना शायद नायाब हो गई है जी, तो इट शुड बी तोता कहानी। तो हम अपनी यानी लाइफ के हवाले से जैसे लाइफ स्किल्स की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत अहम जो स्किल है ज़िंदगी के अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए अपने साथ वाबस्ता लोगों के लिए एक जो बहुत ही ज़बरदस्त टूल हमारे पास है वो है पावर ऑफ सजेशन। अब पावर ऑफ सजेशन ही वो चीज़ है जिसमें कई दफ़ा हम अपने आप को ओवर एस्टिमेट भी करते हैं, हम वो सजेशंस भी देते हैं जो हमारे रिलेटेड नहीं है, और कई दफ़ा हम उन सजेशंस को बचा के रखते हैं जिन्हें हम बेच रहे होते हैं। यानी किसी माहिर के पास जो सबसे ताकतवर हथियार होता है वो उसकी सजेशन या रिकमेंडेशन का होता है। वो लोग जो मशवरा देने के फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं वो ऐसी किसी सजेशन को देने का मुआवजा वसूल करते हैं, यानी कंसल्टेशन। जी। और वो दूसरे किसी फील्ड के बारे में बहुत मशवरा दे रहे होते हैं, भला वो अपने उस मशवरे को जिसका वो मुआवजा वसूल करते हैं उसे बचा के क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? इसलिए कि अगर वो उसे वैसे ही देना शुरू कर देंगे तो फिर उनका जो है वो रोजी रोटी कैसे चलेगी? वो फिर सुनने वाला मैना नहीं करेगा। तो उनके घर भी चूल्हा कैसे चलेगा? लेकिन अच्छा, फिर वर्थ भी नहीं रहेगी मोहसिन साहब। लेकिन इसमें एक और पहलू भी है। हाँ। वो ये है कि अगर वो उस सजेशन को जब उसकी वर्थ और वैल्यू को आम करेंगे, जिक्र करेंगे, तो तभी तो उसका रुझान पैदा होगा। exactly। अगर कोई ये कहेगा कि मेरे पास आपके लिए बहुत कुछ है और बहुत कीमती है, लेकिन मैं बताऊंगा तब जब आप उसका मुआवजा देंगे, तो उसे तो पता ही नहीं, आपने डेमो ही नहीं दिया। जी। तो जब आप उसको बताएंगे कि एक यानी कोई सजेशन देके, और वैसे भी मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कीमती से कीमती बात भी अगर जिक्र हो जाए तो जब आप उस कीमती बात को कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग के अंदर नए न्यूरॉन्स भी डेवलप हो रहे होते हैं, तो आप अगली दफ़ा जब उस पर बात करते हैं तो आप पहले से अगले दर्जे पर होते हैं। मैंने डॉक्टर सदाकत अली साहब से ये सीखा कि उनके अंदर ये बिल्कुल भी चीज़ नहीं है कि वो अपना कुछ सीखा हुआ बचा के रखें, छुपाते नहीं है अपना सीखा हुआ, वो बहुत आम करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा जोर और फोकस इस चीज़ पे है कि लोग उनसे सीखें, जानें, और सीखने के हर थोड़े दिनों बाद कोई ना कोई नया फॉर्म वो क्रिएट करते हैं। और पकड़ के बल्कि कहते हैं कि ये सीखें काम आएगा आपके, मतलब दैट्स सो ब्यूटीफुल ना मोहसिन साहब, वरना पीपल दे डोंट बॉदर यूजुअली। विलिंग वेज का तो स्लोगन ही ये बना दिया कि पढ़ो, लिखो, सुनो, बोलो, दिखाई दो, खड़ाक करो और कदमों के निशान छोड़ जाओ। यानी एक अपने आप को इतना ज़बरदस्त बनाओ, वाइज बनाओ, जैसे कि वाइज का हमारा ग्रुप भी है। जी। तो ऐसा वाइज बनाओ कि जिसके नतीजा में दुनिया आपको फॉलो करे, आपके नक्शे पा को। तो ये जो चीज़ है, अब इसमें जितनी आपकी ग्रेस निकलती है ना सीखते रहने से। अच्छा, ये दिस इज समथिंग टोटली गिव्स यू बेनिफिट मोहसिन साहब। जी, इट विल गिव मी बेनिफिट, नॉट, मतलब मेरा नहीं ख्याल है, डॉक्टर साहब को खुशी ज़रूर होती होगी एज मेंटोर जब हम ज़ाहिर कुछ अच्छा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या डिलीवर कर रहे होते हैं, और यही बड़ी खुशी होती है कि अच्छा ये मेरे हाथों निकला हुआ, या मेरा शेपअप बंदा है या बच्चा है। लेकिन अल्टीमेट ये कुछ ऐसा है जो कि हमें ही काम आएगा, हमें ही काम आएगा। हाँ, तो ये कुछ समझने की ज़रूरत है कि जब हम खुद पे काम कर रहे हो, जैसे लेट्स सपोज कि हम इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव, तो एक्चुअली दीज हैबिट्स आर नॉट फॉर डॉक्टर साहब। व्हेन वी आर लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग दीज हैबिट्स, ये जो 7 आदत हैं बेहतरीन लोगों की, तो ये काम हमें ही ज़िंदगी में आएंगी जब हम लोगों के साथ लेन देन रखेंगे, विन विन पे चलेंगे। जब हम वी हैव टू बी प्रोएक्टिव, या जब हम सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, तो ये दिस इज समथिंग रिलेटेड टू अस एंड इट विल गिव अस द बेनिफिशियल, बहुत बेनिफिट्स होंगे हमारे लिए। लेकिन जो कोई आपको सिखा रहा होता है या जो आपको शेप दे रहा होता है या आपको जो ग्रो कर रहा होता है,
मेरा ख्याल है कि फिर ऐसे लोग भी दुनिया में कम हैं, तभी इनको मेंटोर कहा जाता है या गुरु या उस्ताद, तभी ही फिर ये ऐसे भी नाम दिए जाते हैं ऐसे लोगों को। एग्जैक्टली ऐसी बात है। एक नज़रिया जो हमें काफ़ी अपना लेने की और समझ लेने की ज़रूरत है वो ये है कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता ना, कोई बीमारी, कोई मसला, कोई अचानक प्रॉब्लम, कोई एक्सीडेंट, कोई और ऐसी गैर अच्छी चीज़, तो हम उसके बारे में फौरी तौर पे अल्लाह का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ये उसकी तरफ से है, कोई आजमाइश है या उसने ऐसा नहीं चाहा, और फिर हम ऐसे हवाले देने लगते हैं कि जैसे उसके हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। इससे हम ये तासुर ले और दे रहे होते हैं कि जैसे ये जो हुआ है ये अल्लाह ने किया है। बहुत दफ़ा बल्कि अक्सर ही वो हमारी ही शामत अमाल होती है, हमने ही कुछ कमी छोड़ी होती है, हम ही ने उसके बारे में अपने हिस्से का काम नहीं किया होता, और हम उस बारे में खालिक कायनात को के जिम्मे वो चीज़ लगा रहे होते हैं कि जैसे कि ये उसकी तरफ से नहीं था। हालांकि वो तो उसने तो आपको खलीफा बना दिया, तो उसने तो आपको एक बड़े अहम मनसब पे फाइज किया कि आपने अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने, बेहतरीन बनाने के लिए कायनात के अंदर इंसान जितनी चाहे तब्दीलियां करे, पर चाहे तो सही। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, जैसे भी आपने कहा ना कि जब कोई आजमाइश आती है या कोई बुरा वक्त आता है खुदा ना खासा, तो हम फ़ौरन से कहते हैं कि ये बेशक अल्लाह की तरफ से, ये कोई हमारे पे, ये इससे में कोई बेहतरी होगी। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई अच्छा वक्त आता है तो हम क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि ये भाई सारी उम्र की मेहनत या ये और मेरा माँ ही, की दुआओं की हाँ, बिल्कुल। तो मतलब दिस इज समथिंग वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी। यानी फिर जब अच्छा वक्त आता है तो उस पर भी हमें क्रेडिट फिर उसी को ही देना चाहिए जी, जिस पे आपने बुरा वक्त डाला था। जी, और जिंदगी तो फिर ओन करने का नाम है। हाँ। लेकिन हम हरकत के ज़रा खिलाफ रहते हैं। हम हरकत को, कोशिश को अपने ऊपर बोझ समझते हैं। हम सोचते हैं कि ये ना ही करना पड़े तो अच्छा है, ये कोशिश ना ही करनी पड़े अच्छा है, ये उठना ना ही पड़े तो अच्छा है। तो हरकत से ही बरकत है, और हरकत के साथ अपने आप को जोड़े रखना, यानी पहम अमल की राह पर रहना, ये बड़ा ज़रूरी है। वरना ये बहुत आसान है किसी के बारे में ये कह देना कि ये जो नहीं हो सका इसकी जिम्मेदारी फलां पर आयद होती है। हाँ, बिल्कुल 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 ऐसे ही। इजाज़त चाहने का वक्त आन पहुंचा है अपने नाजरीन से। यू आस्क फॉर इट हमारा विलिंग वेज का वो पॉपुलर शो जो आप हर शाम देखते हैं, आज शाम भी 7 बजे डॉक्टर सदाकत अली के साथ बहुत ही अहम शो आप देखिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। विलिंग वेज की इन वीडियोस को जो कि आपको पसंद आए उसको दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाया करें, इन पर तबसरा भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें, और इनके बारे में ख़ुद भी सोच विचार किया करें, क्योंकि ये सब कुछ किसी रिसर्च का नतीजा है। जितनी बातें आपसे होती हैं, इन बातों से आपकी ज़िंदगी जब बेहतर होगी तो आपकी सराउंडिंग्स में भी ये रोशनी फैलेगी। आपके लिए बहुत सारी दुआएं, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले सैटरडे को। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अल्लाह।